अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि इस प्रोग्राम में अब तक की सियासी और माशी सूरत हाल के ख़बरें और उन पर जायज़ा लिया करते हैं। गुज़िश्ता हफ़्ते जब हमारा प्रोग्राम कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर नहीं हो सका तो अमेरिका के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए और उसके नतीजे में ट्रंप साहब जो थे वो पहली टर्म ही गुजार पाए और दूसरी टर्म के लिए मुंतखब ना हो पाए। और उनके ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्शन हार गए। अब तक की जो है अगरचे वो रोंदी मारने के फुल मूड में लगते हैं और उनके वकला जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हम तैयारी करेंगे। वकील का काम तो केस बनाना होता है ना, ताकि उसकी फ़ीस जो है वो हो। और जो हैं ट्रंप साहब जो हैं वो और उनके वकला जो है अपनी जगह पे डटे हुए हैं, लेकिन जो बाइडन की जो जीत है वो इतनी वाज़े है कि अब शायद उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाए। ये हमने आज का ये प्रोग्राम इसके ऊपर रखने का इरादा किया है। और इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या होंगे, इम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, नताइज क्या आ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपकी खिदमत में अपने तबसरा निगारों की राय पहुंचाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर एडिटर्स में आपका शुमार होता है, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ हैं हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ़ हैं। और फ़ोन लाइन पे आज हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब ने। ब्रिगेडियर साहब जो है वो दिफाई तजिया निगार हैं और स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के ऊपर इनकी तहरीरें जो हैं वो मुकामी अखबारात में शाया होती रहती हैं। और इलेक्शन हो गया। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका के इंतखाबात में बहुत रेयर होता है कि इलेक्शन के नताइज जब वाज़े होना शुरू हों तो हारने वाला फरीक जो है वो उस नताइज को तस्लीम करता है और जीतने वाले को या मतवक्को जीतने वाले को मुबारकबाद पेश करता है और यूँ मामला निबड़ जाता है। ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर जो है वो हारने वाला अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा और कहता है कि जी मैं वाइट हाउस नहीं छोड़ूंगा, मैं अदालत जाऊंगा। अब ज़ाहिर जनवरी तक हैंड ओवर करना है, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होनी है, लेकिन ज़ाहिर है वो अच्छे नोट पे नहीं होगी क्योंकि जो बाइडन साहब की जो बर्तरी है वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है। तो बुरी रवायात नहीं कायम हो रही सर जमहूरियत में? बहुत नवाजिश साहब अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखें, हमें ये सबसे पहले नोट करना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये एक बहुत ही गैर रवायती किस्म पॉलिटिशियन और सदर है, और इनके अगर आप पिछले 4 साल में कारकर्दगी देखें तो इन्होंने तमाम जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं, जितने भी इन्होंने अहकाम जारी किए हैं, इनके भी इन्होंने काम किए हैं, वो ज़्यादातर रवायत के बरखिलाफ ही गए हैं। और ये एक बिल्कुल ही जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैवरिक प्रेसिडेंट है। मैवरिक से मुराद ये है कि जो अपना अलग से रास्ता खुद ही बनाता है और जो जो आम उसके ऊपर जो जिस रास्ते में सब लोग चलते हैं उसके ऊपर वो नहीं चलता, ये अपना अलग से रास्ता बनाता है। तो इनका बिल्कुल जो स्ट्रेटजी जो है और जो इनकी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल एक मैवरिक प्रेसिडेंट की रही है कि इन्होंने हर जगह अपना ही एक नया रवैया इख्तियार किया है और अपनी एक नई पॉलिसी बनाई है। अब जहाँ तक बात है कि ये इन्होंने कंसीड नहीं किया है और ये अभी तक हार नहीं मानी है, तो उसमें कानूनी अगर नुक्ता निगाह से देखा जाए तो ये इतना गलत नहीं है कि वो अदालत से रुजू करें और अगर वो समझते हैं कि जो मेल एंड वोट जो है उनमें कोई कमी बेशी की गई है तो वो अपने जो है तसल्ली कर लें कि मामलात कोई गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई, कोई हिगिंग हुई है या नहीं, तो वोटर फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके बाद इनको मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल जो स्ट्रेंथ है अमेरिकन डेमोक्रेसी की उसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक गैर रवायती किस्म का उन्होंने रवैया अख्तियार किया है कि उन्होंने कंसीड नहीं किया है, उन्होंने अभी तक मुबारकबाद नहीं की है जो बाइडन को, और अभी तक उन्होंने इसको तस्लीम ही नहीं किया कि इलेक्शन खत्म हो गया। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि इलेक्शन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर एक बात समझने की ये है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं और अमेरिकन पब्लिक ने अपना वोट दे दिया है और एक डिसीजन आ गया है, तो उसको कोई भी जो इंचेयर प्रेसिडेंट है वो उसको रोक नहीं सकता है और उसमें वो कोई पावर नहीं डाल सकते। उसकी मिसाल ये है कि इनके जो सेकंड प्रेसिडेंट थे अमेरिकन यूएसए के, जॉन एडम्स साहब, जब वो इलेक्शन हारे तो उन्होंने भी कुछ इसी किस्म का रवैया अख्तियार किया था कि वो व्हाइट हाउस को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो फिर उसके बारे में ये कहा जाता है कि इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लीव द ऑफिस विल लीव द प्रेसिडेंट। और ये बहुत एक मजेदार बात ये है कि मिसाल के तौर पर अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो है ये अपना ये ओवल ऑफिस नहीं छोड़ना चाहते या व्हाइट हाउस से नहीं निकलते हैं, तो 20 जनवरी को दिन 12 बजे इनका इक़्तिदार जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी इदारे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इनको जो अपनी फाइल जो है वो भेजना बंद कर देंगे। कोई इनसे मशवरा नहीं करेगा, कोई इनका हुक्म नहीं मानेगा और इनको बिल्कुल जो है जो हैंडिंग ओवर ऑफ पावर जो है वो उनको मजबूरन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ऑफिस से बाहर नहीं निकलेंगे तो ऑफिस में जो तमाम काम होता है वो शिफ्ट कर देगा प्रेसिडेंट जो नए बनेंगे उसके पास। तो इनके पास जो एक्चुअली कोई रास्ता है ही नहीं कि ये इस मामले को रोक सकें। रूल क्या है, अदालत अपनी तसल्ली कर लें, अभी इसमें तकरीबन 2-2.5 महीने हैं और उसके बाद यकीनी तौर पर जो भी फैसला होगा, अगर जो बाइडेन फिर भी कामयाब रहते हैं तो 20 जनवरी को 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो दौरे हुकूमत है वो इख्तिताम पजीर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। बगैर साहब दोबारा आते हैं आपकी तरफ, और किसी ने ये खबर भी चला दी कि वो उनकी जो दूसरी लाडली बेगम साहिबा हैं उन्होंने भी कोई तलाक वलाक का मसला चला दिया। जी अब चलते हैं भट्टी साहब की तरफ। मुमताज भट्टी साहब, ये ट्रम्प जो है ये वो उन बच्चों में से है जो आउट होने के बाद भी बैट नहीं देते और कहते हैं कि मैं बैट लेके घर नाच जाऊंगा, तो वो नहीं छोड़ने को तैयार जी। वो कह रहा है कि मैं अदालत में जाऊंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। अमेरिका में बड़ी यूनिक रवायत कायम हो रही है इस दफा इलेक्शन के हवाले से, लेकिन जितने वाजे मार्जिन से वो हारा है और जितने रिकॉर्ड वोट लिए हैं जो बाइडेन साहब ने, मेरा मतलब है कि उसके बाद ट्रम्प साहब को जाना ही पड़ेगा। ये अमेरिका की अपनी जो जमहूरी सियासत है या जमहूरी तारीख है उसके लिए कितना ये ख़तरनाक या फ्रूटफुल हो सकता है। पहले तो हम इलेक्शन पे बात कर लेना जी। देखिए रिजवान रईस साहब, ये बड़ा वाज़ेह होना चाहिए कि जब आपकी डेमोक्रेसी जो है वो ट्रंप जैसे, मोदी जैसे, बोरिस जॉनसन जैसे और इमरान खान जैसे जो है वो वज़ीर आज़म जनने लगे, तो फिर आप ये समझ जाएं कि ये डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फॉल्ट है। और ट्रंप ने क्या किया, मिसाल के तौर पे देखें, अगर आप सिर्फ इकोनॉमी आपकी कामयाबी का जीना है ना, तो ट्रंप ने इकोनॉमी तो अमेरिका की बेहतर कर ली, तो इसके ऊपर अगर आप उसे देखें तो वो उसको जो है वो बड़ा वाज़ेह मार्जिन मिलना चाहिए था बाइडेन के खिलाफ। लेकिन हुआ क्या कि माशरे के अंदर तकसीम हुई, वहाँ पे जो ग्रीवियंसेस थे मुख्तलिफ, वहाँ पे जो कम्युनिटीज थी वो खलीज बड़ी और सोसाइटी तकसीम होना शुरू हुई। तो जो तो रेड कंजर्वेटिव अमेरिकन थे वो तो दिलो जान से जो है वो और बड़ी कन्विक्शन के साथ जो है वो ट्रम्प को सपोर्ट करते रहे और कर रहे हैं अब भी, और वो उसके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं। आपको मालूम है वहाँ पे एक मलेशिया भी वजूद में आई है, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट के साथ तसादुम भी हो रहे हैं। एक आध जगह दोनों के जो हामी हैं उनके दरमियान भी इस तरह की सूरत पैदा हुई जो कि बाद में कंट्रोल की गई। तो देखें, एक तो ये सूरत हाल है कि जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली कन्विक्शन के तहत ये समझते हैं कि वो उनके राइट्स का बेहतर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, वो उसके लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हैं। अब रह गया कि जी रिपब्लिकन का क्या स्टैंस है, ये तो वो लोग हैं जिनके अंदर वो मकबूल हो गया ट्रम्प गो के पूरी दुनिया में उसके ऊपर तनकीद होती रही, लेकिन ये वाले अमेरिकन जो हैं वो इसको निजात दहिंदा समझने लग गए, एक जो मुआशरे का सेगमेंट था। देखिए अब दूसरी सूरत हाल ये है कि इलेक्शन वो हार चुका हुआ है
और रिपब्लिकन जो हैं उसमें बहुत सारी वॉइसेस ऐसी हैं जो ये समझते हैं कि ये इलेक्शन हार गया है और अब इसको जैसा कि माजी में रवायत है कि ये आपको पता है अलगोर वाला भी आपको याद होगा, उस वक्त भी ये एक इशू बना था बुश और अलगोर के दरमियान, लेकिन फिर फाइनली ट्रांजैक्शन हो गई थी। ये कभी हुआ नहीं कि ट्रांजैक्शन रुकी हो। अब इसने पहले से ये प्लान किया हुआ था कि अगर इलेक्शन रिजल्ट मेरे खिलाफ आता है, एक तो मैंने कंसीलमेंट नहीं करनी, सेकेंडली व्हाइट हाउस खाली नहीं करना, सीक्रेट सर्विस मेरे साथ खड़ी होगी और फौज मुदाखलत नहीं करेगी, और बाकी जो नेशनल गार्ड्स हैं वो गवर्नर्स के अंडर आते हैं। सो इसने एक अपना ख्याली प्लाव पकाया हुआ था और खाली उसको हवा में किला नहीं बनाया हुआ था, इसको वहां पे इसकी सपोर्ट भी हासिल थी जो कंजर्वेटिव ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ उसकी, और वो एक थोड़ी तादाद नहीं काफी तादाद में है। अब रह गई बात कि ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन पैदा हुई है इसके अंदर जाके हमारे यहाँ हमेशा से एक जो है ना हमारे तमाम इदारे, हम खुद बतौर कौम हम मुतासर रहे हैं हमेशा अमेरिका से, और हम ये समझते हैं कि जी अमेरिका के अंदर तो सिस्टम हिल ही नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं सकता, लेयर दर लेयर सिस्टम है, ये है वो है। तो देखिए दो तीन चीजों ने बेनकाब कर दिया। इकोनॉमी को एक शख्स ने ग्रो किया, पहले से बेहतर माशी हालत में ले गया ट्रंप, लेकिन कोविड जब आया तो मालूम ये हुआ कि अमरीकियों के पास अपना ही डाटा जो है वो उस तरह से मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ सेगमेंट्स जो हैं या जो उनके बिजनेस कम्युनिटीज हैं या जो मुख्तलिफ तबके हैं सोसाइटी के, वो सारे का सारा डाटा भी उनके पास मौजूद नहीं है। एक बड़े लेवल की मिसमैनेजमेंट हुई कोविड के दौरान, उनके सारे स्टेप बाउंस होते गए। अच्छा ये डाटा हमारे पास भी नहीं था, लेकिन हमारे लोग चूंकि थोड़ी सी मतलब रेजिलियंस पावर इनकी ज्यादा है, या आप कह लें ढीठ हम ज्यादा हैं, हम बर्दाश्त कर चढ़ जाते हैं। वहां पे रौला पड़ गया और वहीं से इसका जो है वो ट्रिकल डाउन शुरू हुआ ट्रंप का। पहली बात थी तकसीम जो माशरे के अंदर उसने पैदा की, दूसरी बात थी मिसमैनेजमेंट जो कि कोविड के अंदर हुई और इसने बुरी तरह अमेरिकी सिस्टम को एक्सपोज किया। तो मुझे ये लगता है रिजवान रईस साहब कि सिस्टम तो उन्होंने भी ना किसी जिन साड़ा चूंकि उनके पास टेक हमसे और उनकी मईशत हमसे बहुत ऊपर थी, तो वो एक भरम बना हुआ था उनका, वो चीजें कारपेट के नीचे थी जो कि अब बदबू छोड़ गई हैं और सिस्टम को जो है, और बेसिकली ये सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में जैसे जैसे सरमायादारी निज़ाम जो है, सरमायाकारी निज़ाम जो है ये एक्सपोज हुआ है, जैसे जैसे ये इसमें क्रैक्स आए हैं, इसके साथ ही डेमोक्रेसी जो है ये भी एक्सपोज हुई है। कहीं पे उसने मोदी जैसे मुतशद्दद आदमी को जन्म दिया है, कहीं पे जो है वो ट्रंप जैसे रेसिस्ट को जो है वो लेकर आया, कहीं पे बोरिस येल्सन की हालत देख लें, पहली दफा बरतानिया मीडिया के ऊपर 2-3 दफा क्रैकडाउन हो चुका हुआ है। बाकी आपने इमरान खान साहब तो आपको पता ही है, उसको पूरी कौम जो है मीडिया समेत भुगत रहा है, और ये एक माइंडसेट है। आप देखें मोदी वहां पे क्या कर रहा है, एनडीटीवी रिपब्लिक के साथ, इसने सीएनएन के साथ क्या किया, पाकिस्तान के अंदर पूरे मीडिया के साथ क्या किया गया, और बोरिस जेल्सन बरतानिया जैसे मुल्क में जहां सिविल राइट्स की बात की जाती है वहां पे मुजाहरे प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो कवर करने वालों को मारा गया जो पुलिस है उसकी तरफ से। तो ये सारी सूरत-ए-हाल फाइनली आके मुंतज हुई है इस एक बड़ी रिजल्ट की सूरत में जो कि ट्रंप के खिलाफ आया है, और मैं ये समझता हूँ जाती तौर पे कि फाइनली इसको जाना तो होगा। अब देखिए दो सूरतें हैं कि यहाँ से या सिविल वार की सूरत-ए-हाल पैदा होती है अमेरिका के अंदर और मारामारी शुरू हो जाती है जिसके इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, या वो इस ट्रांजैक्शन को स्मूथली और अग्रेसिवली हैंडल करते हैं और उस तरफ नहीं जाने देते जिस तरफ जो है कंजर्वेटिव या जो वाइट हैं वो ले जाना चाहते हैं। ये अब उनके डिपेंड करता है इदारों के ऊपर। अगर वो इसको बेहतर मैनेज कर गए तो मेरा ख्याल है ये ट्रांजैक्शन होनी है 20 जनवरी को, उससे पहले काफी वक्त है, और इसके दौरान क्या डेवलपमेंट्स होती हैं इसके ऊपर हमें मेरा ख्याल है कि बतौर ऑब्जर्वर नजर रखने की जरूरत है। रह गई अंदर की सूरत-ए-हाल, तो देखें रिपब्लिकन अगर इसको थारोली सपोर्ट कर रहे होते सारे के सारे, कुछ ना कुछ अभी खुलकर नहीं आई, लेकिन वहां से जो अब तक की सूरत-ए-हाल सामने आई है यही सेंस प्रिवेल कर रही है कि कोई बड़ा मुहिम जोई करने की बजाय हमें जो है ट्रांजैक्शन की तरफ जाना चाहिए,
अब इसका एक ही बंदा रह जाता है पीछे, जो जिसकी ये बात शायद मानता है, वो इनके हजरत दामाद साहब हैं। तो उनके जरिए इसको मनाकर अगर वो व्हाइट हाउस से निकलवा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर लड़ाई और मार कुटाई के अंदर अमेरिका का नुकसान हो सकता है। रूजवेल्ट होटल वाले इनके दामाद साहब जो है, उसके लिए भी स्मूथ सेलिंग नहीं रहेगी, बाइडेन के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ेगी। जी ठीक हो गया। वो जो रूजवेल्ट होटल वाले जो हैं, वो दामाद साहब जो उसके उम्मीदवार थे और जिसके लिए हमने होटल बंद भी किया हुआ है, बड़े चले शुक्र है इसके हारने से होटल तो बच गया ना मियां सैफ रहमान साहब। ये इस वक्त जो बाइडेन के हामी हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने बचा लिया जी अमेरिका को, अमेरिका की सोसाइटी को, अमेरिका की जमहूरियत को और अपनी माशरती रवायात को। लेकिन दूसरी तरफ वो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी तो बात छोड़े, जो दूसरी तरफ कुछ कंजर्वेटिव जो हैं, कुछ जो रिपब्लिकन हैं, उनको मैंने सुना ये कहते हुए कि देखिए अगर जमहूरियत कोई ख़राबी लेके आई थी तो जमहूरियत ने ही उस खराबी को दूर किया है। सही है, ठीक है, हालांकि उनका सदर हारा है लेकिन वो ये कह रहे हैं। तो आई मीन दिस इज़ द भट्टी साहब के ख्यालात के बाद ज़रा इस पे भी हो जाए कि उन्होंने अपने बजाय इसके कोई नया तजर्बा करते और वो कोई RTS बंद करते, उन्होंने अपने सिस्टम को चलने दिया और सिस्टम ने ही उठा के ट्रंप साहब को बाहर फेंकने दिया है। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है ना कि सिस्टम को चलने देना चाहिए, सिस्टम अपनी खराबियां खुद ही दूर कर लेगा। जमहूरियत का तो ये हुस्न है। मेरा ख्याल है वो भी जरदारी साहब के फलसफे से मुतासर हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, अच्छा, या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रेमेडी। हाँ। लेकिन देखें इवॉल्व हुई है ना जी, 200 साल से जायद उनका सिस्टम, उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पस मंजर में स्लेवरी, सिविल वॉर, यानी बड़ी मिच्योर जाके डेमोक्रेसी बनी। फिर उनका बिल्कुल यूनिक सिस्टम है, पॉपुलर वोट का अपना एक सिस्टम है, फिर इलेक्टोर्स हैं उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, इलेक्टोरल वोट और है, यानी एक दूसरे के ऊपर चेक्स हैं। इस यानी ये देखेंगे जब हिलरी क्लिंटन का पॉपुलर वोट बहुत ज़्यादा था, 1.5 करोड़ ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पे जाकर ट्रंप साहब जो जीते, उन दिनों मुझे, वैसे मैं अमेरिका में गया हुआ था उन दिनों, तो मुझे कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट मिले, तो मैंने उन्हें पूछा कि ये आम आपके जो प्रेडिक्शन या फोरकास्ट थी उससे तो बिल्कुल बरक्स रिजल्ट्स आए। उन्होंने भी कहा कि वी डाउट के सर्टेन इंस्टीट्यूशंस को हमारे, यानी जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट, वो मुझे वो भट्टी साहब वाली बात अच्छी सही लग रही है कि वहां ये दाग बेल डाल दी गई थी, हमें हल्का सा एक दाना फेंका गया था उस वक्त कि जी यहाँ पे भी कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो बाकायदा एक प्लान करके चीजों, लोगों को प्लांट करती हैं और उस तरह का माहौल पैदा कर देती हैं। सही। लेकिन बहरहाल वो इस चीज को ज्यादा लोगों ने बाय नहीं किया, क्योंकि अभी तक वही बात है जो रिपब्लिकन्स के चंद जो मेंबर्स कह रहे हैं पार्टी के कि जी डेमोक्रेसी को हमने डेमोक्रेसी ही से ठीक किया, ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी जो है वो बाकायदगी के साथ आ रही है और ट्रांजिशन का भी मेरा ख्याल एक मैकेनिज्म मौजूद है। अगर इस तरह का टाई पड़ जाए और अगर सुप्रीम कोर्ट का तो खैर वो पहले ही ऐलान कर रहा है, लेकिन कोर्ट में भी तो आप एविडेंस लेके जाएंगे सॉलिड, अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया। लेकिन इसके अलावा भी एक मैकेनिज्म है मेरे इल्म के मुताबिक, वो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कोई हमारे और भी अगर आएंगे तो वो कंफर्म करेंगे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की भी का एक बाकायदा उसमें से है, एक बाकायदा मैकेनिज्म है कि दे कैन टेक ओवर, जो उसका स्पीकर या उसका जो चेयर पर्सन है तो वो टेक ओवर कर सकते हैं ऐसी सूरत में जब कोई भी फ्री आने को या जाने को तैयार ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि उन्होंने ये एक मैकेनिज्म, सेफ्टी मैकेनिज्म, सेफ्टी वॉल्व्स ऐसे बनाए हुए हैं। तो डेमोक्रेसी, हाँ अलबत्ता एक चीज जरूर है कि जो रेसिस्ट की हम बात कर रहे हैं सही, वो वाकई अमेरिका इवॉल्व हुआ है कई दहाइयों से इनटू एन इमिग्रेंट सोसाइटी, यानी कि हर तरह के लोगों को टॉलरेट किया, अब्जॉर्ब किया, बाहर से आने वालों को इकोनॉमी में भी हिस्सा मिला और लोगों ने अच्छी अच्छी पोजीशनें भी वहां संभाली और उनको बहुत सारा इस तरह की सहूलियात भी वहां मिली, रहने सहने का भी सारा इंतजाम, तो लोग बड़े फ्लरिश कर गए अमेरिका जाके। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि वो लोग भी, वो जो कॉकस थे ना, वो भी प्रिवेल किए, वो प्रिवेल किए हैं कि जी अमेरिका का जो एक रिकग्निशन बन गई थी दुनिया में,
उसको अगर आप टॉपसी टर्वी करेंगे, वापस रिवर्स करेंगे, सही, तो अमेरिका फर्स्ट फुस्ट ये नहीं अब चलेगा जी ठीक है। अब अमेरिका वही चलेगा जो अमेरिका इवॉल्व हो गया है। बिल्कुल ठीक है। वाइट मैन जो हैं जी, उसके अंदर अगर आप देखें तो 100% जो है वो ट्रम्प साथ जीते हैं। कॉलेज जो गए हैं उनके अंदर कॉलेज उन्होंने अपना वो भी जाहिर किया है जेंडर वाइज। ट्रम्प साहब जो हैं वो खवातीन में ज़्यादा वोट उन्होंने लूज़ किए हैं जी, वाइट लेडीज़ के अंदर उन्होंने लूज़ किया जी, बहुत हैवी मेजोरिटी के साथ। नंबर 1 मैं देख रहा था जी वो डेमोग्राफिक जब जारी हुए हैं उसके बाद ट्रम्प साहब जो हैं ट्रम्प साहब हारे हैं जी। कॉलेज गोअर्स जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं या कॉलेज से ऊपर जिनकी एजुकेशन है उनमें ट्रम्प साहब शानदार तरीके से हारे हैं, और जो कॉलेज नहीं जाने वाले यानी कि जिनकी ओ लेवल पे ही टर्मिनेट हो गई एजुकेशन या उससे भी नीचे हो गई, उनमें ट्रम्प साहब जीते हैं। अपना अल्लाह भला करे आपका। इसी तरह जो है कॉरपोरेट सेक्टर के मुलाजमीन जो हैं उनके अंदर जो है वो जो बाइडन साहब जीते हैं, ट्रम्प साहब हारे हैं। तो भट्टी साहब यार वहाँ के डी चौक पे कंटेनर कौन लगाएगा? भाई साहब एक बात ज़हन में बिठा लें, 230 साल पुराना उनका आइन है, उसमें बहुत सारे जिस तरह सैफर रहमान साहब ने भी कहा सेफ्टी वैल्व हैं उनके पास, वो जो कांग्रेस है उनकी वो किसी वक्त भी टेक ओवर कर सकती है। एक बात हमने कह रहे हैं कि जी इधर दाएं बाएं, उनके पास कोई दाएं बाएं नहीं है। एक बंदा हार गया, वो देख लीजिएगा कि बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी, यहाँ पे किसी को वो जंगले फलांकने नहीं पड़ेंगे फलांकने, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ जी। ये वो पढ़े लिखे लोग हैं। इस समूह बात आपके बात की कंटेनर अनाउंस हो जाता जी भट्टी साहब तो हो रही है कहाँ पे? हाँ एक दो जगह पे हो रही है। एक नहीं, जगह वो लड़ाई इस हद तक ही है जी कि वो बोल रहा है, बयान दे रहा है। वो मसला ये जी कि वही ट्रम्प वाला हाल, वही जिस तरह बिल्कुल भट्टी साहब ने ठीक कहा कि पाकिस्तान वाला ही हाल है उनका। जिस तरह देख लें आप, वोट काउंट कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर वो नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ चला गया है, और जो लफंगी पार्टियां थी वो सारी इधर हुकूमत के साथ मिल गई हैं। और ताजा जो बेचारे ट्रांजिशन पीसफुल हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब जनवरी 20 तक देखें, अभी 1 माह, अच्छा नहीं, फिर 2 माह। अरसलान साहब ये जो कर रहे हैं ना, जिसको ये चैलेंज करने जा रहा है, ये जो बेस बना रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पोस्टल बैलेट को बना रहा है कि पोस्टल बैलेट आफ्टर जो इलेक्शन का प्रोसेस था, टाइम था, उसके बाद जो है वो किए गए हैं पोस्ट। तो ये उसको बेस बना रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और उसी को की बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्शन करवाने की कोशिश करेगा। ये भी तो अपनी जगह पे हकीकत है कि जिस कंपनी को इसने ठेका दिया था पोस्टल बैलेट लाने का, वो इसका जहांगीर तरीन है। ये भी अपनी जगह के ऊपर एक हकीकत है, और अदालत आगे से कह सकती है कि आपने खुद ही तो ठेका दिया था और आपका वो जहांगीर तरीन है। बहुत ज्यादा उस पर होपफुल नहीं होना चाहिए इनको भी, और हमें भी। देखें एक बात ज़हन में बिठा लें कि जो सदर वहां इलेक्ट हुआ है ना, वो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। बिल्कुल। हम बड़े शादियाने और कि जी वो ट्रम्प जीत जाता तो हम ये कर देते, जो बाइडन जीत गया तो वो हमारे लिए ये कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। वो अमरीकी सदर है, उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपने मफादात देखने हैं, उसने हमारा मफाद नहीं देखना। ये बात ज़हन में बिठा लें। हुकूमत के जी हम वहाँ पे एक बयान जारी कर देंगे जो सारा दिन हम टिकर्स में अपने चैनलों पे चलाते रहेंगे, तो उसका ये कतई मतलब नहीं कि वो हमारा फेवर करेगा। जो बाइडन भी को बहुत नरम आदमी नहीं है, निस्बतन धीमा आदमी जरूर है, नरम वो नहीं है। अमेरिका जब लफ्ज आता है ना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो एकदम आंखें उनकी जो है ना वो सर के ऊपर निकल जाती हैं। अब मामला आया जी कि डी चौक की आपने बात की, मसला यह है जी कि ट्रम्प साहब डी चौक जाएं, सी चौक जाएं या ए चौक जाएं, वो हार गए हैं। अमरीकी बहुत इस मामले में सियाने हैं। देखें 230 साल में उन्होंने टोटल 27 तरमीम की जो बहुत जरूरत थी उनको। उसके अंदर एक तरमीम ऐसी भी है, गालिबन वो मेरे ख्याल 17वीं है या 18वीं है, कुछ इस तरह की है, मेरे जहन में नहीं आ रही, आती है तो मैं करेक्ट कर दूंगा। उसमें था जी कि कांग्रेस के पास ये पावर आ जाती है, अगर कोई इस किस्म का ट्रांजिशन नहीं हो रही है, फंस जाए, तो कांग्रेस जो है उसकी जो स्पीकर या उसका स्पीकर जो भी होगा वक्त पे, वो उसको टेक ओवर करेगा और वो उन दोनों के दरमियान तस्फिये का किरदार अदा करेगा। वो सारा चेक करेगा। हाँ जी, पूरी गवर्नमेंट ले लेगा ना जी, वो उसको चेक करेगा कि इसमें नुकसान किधर हुआ, गलती किसकी थी। अब पोस्टल बैलेट की जो बात आप भट्टी साहब ने कहा ना जी कि उसको वो बेस बना रहे हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट उनका जो है ना, वो अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता, चलें वो कोई और सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन वो इस तरह के केसेस बहुत रेयर चांस है कि वो एंटरटेन करे। उनकी जो जुडिशियल हिस्ट्री है, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा अमेरिका का, उसमें बड़ा छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़ा मजेदार सा, 14 सफ़ों में खत्म हो जाता है, हर चीज क्लियर है। हमारी तरह नहीं है कि चेपियां लगा लगा के हमने बेड़ा गर्क कर दिया,
अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का, सेक्शन फलां, सब सेक्शन फलां, सेक्शन क्लॉज ए टू क्लॉज ए, वो समझ ही नहीं आती कि भाई मेरा क्या, मेरे राइट्स किधर है। वो बड़ा सीधा सीधा है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उन्होंने देखें सेफ्टी वैल्व और चेक एंड बैलेंस रखा कि डायरेक्ट वोट लोग देंगे और इनडायरेक्टली वो इलेक्ट हो रहा है। डायरेक्ट वोट भी उसको मिल रहा है जो पॉपुलर आम बंदे का मेरा वोट है जैसे, लेकिन मैं अपने दूसरा वोट में डाल रहा हूं अपना जो इलेक्टोरल कॉलेज उनका है, जिन्होंने इलेक्टर्स करने हैं, वो सारे करते हैं। उसमें से 270, अब जो बाइडेन साहब जो हैं वो तकरीबन 280 से टापे हुए हैं, 294 तक, 294 उनका वो विभाग आ रहा है मुख्तलिफ। लेकिन अगर वो 290 प्लस में है तो वो अमेरिकन हिस्ट्री यानी 1790 को आइन इनका लागू हुआ था, उससे लेके आज तक सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल वोट लेने वाले वो ये प्रेसिडेंट नहीं, वो 307 का रिकॉर्ड तोड़ा था ट्रंप ने, रिजवान साहब वो वाला वो अभी टूटना है। नहीं दे दीजिएगा। चलिए ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे। भट्टी साहब आपकी तरफ भी आएंगे प्रोग्राम में, फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मतलब फिर खुश आमदीद कहते हैं। अब इसका जो अमेरिकन सदर का इंतखाब है उसके अपने रीजन के हवाले से पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब मुख्तसरन बताइएगा, आप हमारे साथ फ़ोन पे मौजूद हैं, मुख्तसरन ज़रा बताइएगा कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो पीस टॉक हो रही है, ये इंटर अफगान डायलॉग हो रहा है, ये तो ट्रंप साहब की या रिपब्लिकन की थी ना पॉलिसी, क्या ये कंटिन्यू करेगी? जो बाइडेन साहब जो हैं वहाँ के पाकिस्तानी मुसलमानों को ये यकीन दिला चुके हैं कि $500 मिलियन की सिविलियन इमदाद भी बहाल होगी पाकिस्तान की, और जो वीज़ों पे मुस्लिम बैन लगा था मुसलमानों के, मुस्लिम मालिक के ऊपर, वो भी हटेगा। ठीक है, जो उनकी एंट्री के ऊपर बैन लगाया था। तो कैसे देखते हैं आप जो बाइडेन की ऐवान सदर के अंदर आमद को? साहब इसमें आप ये देखें कि जब भी अमेरिका में ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है तो कभी लगता है कि डेमोक्रेट्स आ गए, अभी उन्होंने रिपब्लिकन्स को रिप्लेस कर दिया है। और यहाँ पर एक बात हमें बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत आ जाए, कोई जो भी सदर आ जाए, वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के कोर नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उन्हीं को परस्यू करता है और उन्हीं को सिक्योर करने की कोशिश करता है। अब जब जो कोर नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, उसका जो तरीकाकार है वो शायद रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट्स का जो तरीकाकार है उससे वो थोड़ा मुख्तलिफ हो। तरीकाकार में फर्क हो सकता है, मगर जो आखिर एंड स्टेट जो है, जो ऑब्जेक्टिव जो है कि अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को, हमें नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। तो चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे जो है मिडल ईस्ट हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जहाँ पे भी अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उन बेसिक इंटरेस्ट को सिक्योर करने में कोई बुनियादी चेंज नहीं आएगा। हाँ, उन अहदाफ को हासिल करने के लिए जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाएगा उसमें शायद फर्क आ जाएगा। अब हम आते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जिसकी आपने बात की। तो अफगानिस्तान में जो अभी हदफ है अमेरिकन का कि वो वहाँ से निकल कर जाना चाहते हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तो बहुत ही उन्होंने दिसंबर 25 तक कहा था कि तकरीबन सारे ही अमेरिकन सोल्जर जो है यहाँ से वापस चले जाएंगे। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर ये प्रोसेस जो है ये ऐसे ही चलेगा। अमेरिकन आखिरकार यहाँ से चले जाएंगे, उनके एलाइज भी चले जाएंगे, मगर ये निस्बतन एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होगा और एक ज्यादा पुरअमन विड्रॉल होगा, और वो मेरे ख्याल में अब ज्यादा एक प्रोएक्टिव तौर पर इंट्रा अफगान डायलॉग में हिस्सा लेकर इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। पहले भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक वो ऐसे हरीफ जो है अफगान तालिबान और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे के ऊपर बहुत हमले कर चुके हैं और जाने और माली नुकसान पहुंचा चुके हैं, जब तक इनके दरमियान में एक मॉडरेटर नहीं बैठेगा जो इनके डायलॉग को मॉडरेट नहीं करेगा, उस वक्त तक ये कहीं पे भी नहीं पहुंच सकेंगे और ये ऐसे ही एक अनएंडिंग सर्कल में ये चलते रहेंगे और कोई फैसला नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस मामले में शायद
थोड़ा इसके अंदर प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो और इस इंटर अफगान डायलॉग को वो मुकम्मल करे, तो पाया तकलीफ तक पहुंचाएं। एक अफगान गवर्नमेंट, जो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट है, वो काबुल में आए और वो फिर यहाँ से निकले। ये मुमकिन है। और अब देखते हैं कि जो बाइडेन साहब की पॉलिसीज कैसी जाती हैं अफगानिस्तान की तरफ, मगर फाइनल बात वही है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान से निकले, मगर किस तरह से निकले कि कोई वैक्यूम ना छोड़ दें चाइना और रशिया के लिए कि वो इसके अंदर आके घुस जाएं, या पाकिस्तान और ईरान इसके अंदर आकर घुस जाएं। वो इस तरह से निकलेंगे कि अफगान हुकूमत आ जाए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, और ये जो रीजनल कंट्रीज है जिनका मैंने अभी नाम दिया है, इनको भी वो जरा बॉर्डर्स के बाहर ही रखें। बिल्कुल सही। मुमताज भट्टी साहब, कुछ हमारा भी वो CSF के पैसे रोके हुए थे ट्रंप साहब ने, और $500 मिलियन उन्होंने सिविलियन इमदाद तो बहाल करने का ऐलान किया है। CSF भी है कि कोई पैसे भी लभन गए सानू कि हमारे लिए सिर्फ FATF ही रह गया। भट्टी साहब देखिए रिजवान भाई साहब, एक तो ये कि हमारे तो इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया है ना, आपने भी उसको डाला है सोशल मीडिया के ऊपर कि देखो भाई कुछ आया नहीं थे, लेकिन वो तो देखें आएगा। तो देखें, हमें एक तो फरसूदा जो लॉजिक है इससे बाहर निकलना है कि वो चूंकि अमेरिकी सदर है तो अमेरिका का इंटरेस्ट आके देखेगा। देखें, हर मुल्क का जो सदर या वज़ीर आज़म होता है वो अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखता है, यकीनन उसको अमेरिका का इंटरेस्ट जो है वही देखना चाहिए। ये जो रवायत है ना हमारी बरसगीर के अंदर, बिलखसूस हमारे यहाँ, कि जी वो बाजी ये तो मोदी का यार है, फलाना ट्रंप का यार है, फलाने के साथ इसराइली एजेंट जो है वो लग गए हुए हैं। देखिए ये हम ज्यादती करते हैं बेसिकली। प्रोएक्टिव अप्रोच किसी की हो सकती है, किसी की पैसिव अप्रोच हो सकती है खारजा पॉलिसी के ऊपर, लेकिन ये जो हम शुरू हो जाते हैं ना कि जरदारी को जो है वो एक केस बना दिया मेमोगेट कि ये पाकिस्तानी राज बाहर बेच रहा था, फिर नवाज शरीफ को जो है वो मोदी का यार करार दे दिया और ये कह दिया कि जनाब ये तो ये कर रहा है, ये इसको अपना इमरान खान के बारे में कहा कि इजराइली जो है वो इसके दोस्त हैं, और ये हो गया वो हो गया। ये सिर्फ हमारे यहाँ रिजवान रईस साहब होता है, ये हमें नहीं करना चाहिए। पूरी दुनिया की तरह हमें भी बाज आना चाहिए ऐसी हरकतों से। इनसे हमारी इज्जत में, हमारे मुल्क की इज्जत में कोई इजाफा नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी आती हैं चली जाती हैं। आपको लुकमा देता चलूं कि अब देखें ना, अगर आप एक बात भी ये भी साथ में कि जेलम के चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जो बोंगी मारी है, चले मुकामी सतह पे तो उसके लिए क्लैप हो सकती है, लेकिन जो उसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंस हुए हैं, मेरा मतलब है कि वो तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अपोजिशन को मलाइन करने के शौक के अंदर, आपकी बात ही बढ़ा रहा हूं, हमने अपना एक इंटरनेशनल केस जो है ना वो अपने गले में डाल लिया है बाकायदा तौर पे। अब उससे निकलने में बाकायदा हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी सफारती सतह के ऊपर। जारी रखिएगा। नहीं, इवन मैं फवाद चौधरी की जो बात है ना, वो मैं नहीं समझता कि उसने पुलवामा इंसिडेंट के तनाजुर में की थी। हम वहां पे मौजूद थे जब ये बात की गई, और उसने अपनी रवानी के अंदर जो है वो बात कह दी, और मैं नहीं समझता कि उसने कोई डेलिबरेटली जो है वो बात की। और अयाज सादिक के हवाले से भी जो मामला था, ये क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया, फवाद चौधरी वाली स्टेटमेंट ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गई? क्योंकि पहले आपने एक नॉन इशू को इशू बना दिया था और सोशल मीडिया के ऊपर और बैनर लगवा दिए और ये वो, और ये कोई इशू था नहीं। और कोई भी जो पाकिस्तानी है वो एटलीस्ट अपने किसी इदारे अदलिया या फौज के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकता जिसको टर्न दे के अयाज सादिक का और वर्सेस वो कर दिया। इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व थे। मेरी एक देखे, अगेन आपको बाइडन ने कुछ नहीं देना, जैसा कि आपको ट्रंप ने कुछ नहीं दिया। बाइडन की पार्टी की एक अपनी पॉलिसी है डेमोक्रेट्स की, उस पॉलिसी के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपने अपने लिए गेन करना है, अपनी रियासत के इंटरेस्ट के अंदर जो है वो फायदा लेना है। ये नहीं हो सकता कि वो आपको थाली में रख के कुछ भिजवा देगा। अब उनकी एक तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है डेमोक्रेट्स की कि ये जो तकसीम का फार्मूला है ये खत्म होना चाहिए। तकसीम का फार्मूला क्या है कि दूसरों को गालियां दो, जो पाकिस्तान में भी चल रहा है इस वक्त, जो इंडिया में भी चल रहा है। इंडियन मोदी, जितने मोदी के सपोर्टर हैं वो सारे के सारे कांग्रेस वालों को मुल्क दुश्मन कहते हैं, और ये कहते हैं जी ये
कश्मीर के ऊपर जो है पाकिस्तानी नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो तकसीम का फार्मूला है, गालियां देकर रूल करने का, ये मुझे लगता है ये डाइंग फिनोमेना होगा आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। फिर जो मीडिया के ऊपर पाबंदियां हैं, जो इंडिया के अंदर हो रहा है मीडिया के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, मैं नहीं ये समझता कि ये आगे चलेगा ज्यादा अरसा, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर आप इसके अंदर मेजर चेंज देखेंगे। और तीसरी बात ये कि इनकी जो पॉलिसी है कनेक्टिविटी की, कि दुनिया को साथ लेकर चले डेमोक्रेट्स की, उससे पाकिस्तान अपने लिए एडवांटेज कितना गेन करेगा ये हमारी एफर्ट पे डिपेंड करता है। देखिए ना, हम इल्जाम लगाते थे कि नवाज शरीफ जो है कुलभूषण के मामले पे नहीं बोलता। मैंने खुद कहा, ये 20 दफा कहा कि जी जिस तरह कुलभूषण के मामले को दुनिया में लेके जाना चाहिए था, हमारी गवर्नमेंट नहीं लेकर गई। तो कश्मीर के मामले को इमरान खान कितना लेकर गया, वो जो जुमे वाला एक एहतजाज था वो भी नहीं आगे चल सका। तो देखिए, ये हमारी आदत तब्दील होनी चाहिए कि हम अपने वज़राए आज़म के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये अमेरिका नवाज है, ये जो है इंडिया नवाज है, इसका टिल्ट ईरान की तरफ है। आजकल भी आपको वाज़ह तौर पे चीज़ें देखने को सुनने को मिलती हैं कि कैबिनेट के अंदर एक ख़ास जो वो सेक्ट है, उसकी बड़ी जो है वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है और उसकी वजह से फैसले सही, मतलब ये विस्परिंग है जो हर जगह पे होती है। तो देखिए, हमें बतौर कौम अपना मिजाज तब्दील करने की जरूरत है और अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी जो ओवरऑल डेमोक्रेट्स की पॉलिसी होगी दुनिया के लिए, उसमें से हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश करके उसमें से कुछ हम गेन्स कर सकते हुए तो वो करेंगे। बाकी आपको वहां से जहाज भर के किसी ने नहीं भेजने, ना अब कोई ऐसी सूरत बची है। रह गई अफगानिस्तान की सूरत। देखें, ओबामा की पॉलिसी भी विड्रॉल की थी, अगर आपको याद हो। उसकी पहली स्पीच में भी विड्रॉल, इलेक्शन स्पीचेस के अंदर भी विड्रॉल का बार बार जिक्र था। फिर बाज़ा भी उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट थी उसने किसी तरह से डाइवर्ट करके इसको लिंगर ऑन किया और ट्रंप आ गया। लेकिन ट्रंप ने उस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू रखा। पाकिस्तान को अगर कोई चीज थोड़ी बहुत इफेक्ट करेगी या अफगान प्रोसेस, पीस प्रोसेस को, तो अगर ये ज़ल्मे खलीलजाद जो है रिप्लेस होता है, इसका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। ये जो खसूसी नुमाइंदे थे अफगानिस्तान के ऊपर विड्रॉल के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये समझता हूँ क्योंकि हम इसकी कवरेज करते रहे और इनकी यहाँ पे जो मीटिंग्स होती रही उनके हवाले से भी, तो इसने बारकफ पाकिस्तान को स्पेस दी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी स्पेस दी। जो वो पहले एक चीज होती थी कि जी हमने स्टिक रख के काम करवाना है, वो एटीट्यूड पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के साथ नहीं था। होपफुली हमें ये कोशिश तवक्को करनी चाहिए कि अगला जो नुमाइंदा डिप्यूट होगा वो भी कंसेंसस के साथ और मुफाहमत के साथ और बातचीत के साथ ही इस मामले को आगे बढ़ाएगा, ना कि वो हमें थ्रेट करना शुरू कर दे या प्रेशर असर्ट करना शुरू कर दे और स्टिक रख के करने की कोशिश करे। उससे फिर मामला खराब होते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब, ये जो बाइडेन साहब हैं, इनके साथ हुसैन हक्कानी ने बड़ा काम किया हुआ है, ठीक है, और वो जितनी भी गुडविल इनकी पाकिस्तान के बारे में है, उसके खालक वो है जब वो वहाँ पे सफीर थे पाकिस्तान के अंदर ना। अब जाहिर है कि हुसैन हक्कानी साहब के साथ हमने भी बड़ा काम किया। हाँ जी, तो बड़ा देखा हुआ साहब जो हैं वो किस तरह ऑपरेट करते थे। वो मौजूदा सेटअप से और मौजूदा जो हुकूमत लाने वाले हैं उनसे तो बहरहाल इस वक्त उनके तो कोई फेवरेट नहीं है। तो ऐसे में सर, जो बाइडेन की जो पॉलिसी, और वो है भी वहाँ पे लॉबिंग में, तो क्या वो थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान में डेमोक्रेट्स के लिए कोई थोड़ा सा स्पेस निकाल पाएंगे वहाँ से? यानी कि हक्कानी साहब के बारे में सवाल करें। नहीं, मैं हक्कानी साहब की फंक्शनिंग बहुत करीब से देखी है। अभी हम भी उस वक्त जर्नलिज्म में इब्तदा में थे और हमसे बहुत राब्ते में रहते थे। यहाँ आते थे, एक बड़े पोस्ट होटल में उनका क़याम होता था, वहाँ उन्होंने एक फैक्स मशीन लगाई होती थी हर तरह की न्यूज एजेंसी की। ठीक है, चलो उसको तो छोड़े ना, वो तो माजी हो गया ना। अब तो वो डिप्लोमेट और लॉबियस्ट हैं। मैं कहता हूँ जी वो इसके एक्सपर्ट हैं ओपिनियन बिल्डिंग के, ओपिनियन मेकिंग के। मैं असल में वो बात कहना चाह रहा था। क्या मॉडस ऑपरेंडी था वो तो खैर वैसे ही जिक्र आ गया ना। वो अपने तौर पे खैर हम उनके बारे में क्या राय दे सकते हैं कि जी वो पाकिस्तान को, क्योंकि एक बात वो जरूर कहते थे कि जी मैंने अपनी जो है ना बार्गेनिंग पावर बढ़ाई, यानी ये उनका अपना भी एक मिशन और मोटो था। अगर उसमें पाकिस्तान को एज ए बाई प्रोडक्ट कोई फायदा होता है
तो हम उसको अवेल कर सकते हैं। मेरे ख्याल के नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत से लीडर्स के उनके साथ राब्ते हैं, अब भी हैं। हाँ। और वो एक अलग इशू। अब बाइडन की जब हम बात करते हैं ना जी, पर्सनली तो वाकई पर्सनल इंटरेस्ट तो मैटर नहीं वहाँ करते। वैसे तो बाइडन जो थे, कैरी लूगर बिल के पैसेज में उनका बड़ा दखल था, ये तो आपको याद होगा जी। लेकिन फिर कैरी लूगर बिल के साथ क्या हुआ, फिर वो मेमो गेट आ गया सारा, उसमें भी हुसैन हक्कानी साहब का रोल, वो सारी चीजें हट जाएं उसमें कुछ हमारे लेकिन उसमें हुसैन हक्कानी के खिलाफ उसी तरह कुछ नहीं निकला। नहीं निकला। जिस तरह पनामा में से नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं निकला। जेरे जमीन अंडर करंट्स होते हैं वो गालिब आए ना जी। अच्छा, और उनको मेलाइन करने की कोशिश की गई। ठीक हो गया। अब ये है कि इस वक्त चीजें ये देखें उस वक्त क्या हालात थे, आजकल क्या है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इस ट्रायंगल में आप आ जाएं, वो आप 2016 से लेके देखें आज 2000 अब लेटेस्ट जो है इस वक्त बीका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो दुनिया जो सब एग्रीमेंट्स की माँ है, डिफेंस एग्रीमेंट्स की, जिसमें वो बाकायदा सैटेलाइट शेयर्ड डाटा होगा सारा, और जिसमें मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिया के साथ किया, इंडिया के साथ किया अमेरिका ने। इसको अंडू तो नहीं वो करेंगे, स्क्रैप हमने चाइना के साथ किया। और इससे पीछे एक लीमा था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उससे पीछे एक इंडस्ट्रियल, वो जरा हल्का था, वो तो खैर कमर्शियल साइड पे चला गया। नहीं, उससे पीछे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स था, फिर कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी स्ट्रेटजी एग्रीमेंट। सही। यानी ये सारी चीजें जो है ना, इनमें कोई एक आध इंडस्ट्रियल निकाल लें, बाकी सारे स्ट्रेटेजिक और डिफेंस मुआहदे हैं। बिल्कुल ठीक है। उस हवाले से वो अपने इस इंटरेस्ट को तो देखेंगे। अब अफगानिस्तान की जब बात आती है तो अफगानिस्तान में भी अमेरिका, मैं समझता हूँ, बल्कि जो अमेरिका की डिफेंस स्ट्रेटजी बनाने वाला पेंटागन या CIA वगैरह जो हैं, वो भी अब तकरीबन इसमें सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक। और वो समझते हैं कि इसको हम अपना इनखला करके जुजवी या थोड़ा सा सिक्योर करके तो फिर हम अपने उनके हवाले कर दें। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी सूरत हाल है। चॉइस अपना भट्टी साहब, CPEC तो गया, क्योंकि पॉलिसी अगर कंटिन्यू करेगी तो अमेरिका की पॉलिसी तो CPEC बंद करवाने वाली है। रईस साहब, एक बात फिर मैं कह रहा हूँ कि वो अमरीकी सदर इलेक्ट हुआ है, जॉर्ज वाशिंगटन से लेकर 46वें सदर आए हैं, उनकी एक बात आप सामने बिल्कुल जेहन में बिठा लें कि अमेरिका के खिलाफ, अमरीकी मफादात के खिलाफ और अमरीका के जो फ़ायदे या उसके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात, उसके खिलाफ वो कभी नहीं जाते। वहाँ पे किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो उनकी एक नेशनल पॉलिसी है, सिर्फ हमारे यहाँ पैदा होते हैं। जी, मैं उसी पे भी आपको बताता हूँ कि उनका जितना मफाद जिस मुल्क के साथ है वो उस हद तक उस मुल्क को इन्वॉल्व करते हैं, उसके बाद उसको फारिग कर देते हैं। उनकी एक नेशनल पॉलिसी है जो 1790 से चली आ रही है, वो चलती रहनी है। वो बाइडन आ जाए, वो हिलरी क्लिंटन आ जाती, वो कोई और आ जाता, वो डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, इनके बाद भी जो भी आ जाए। 1992 की अगर इलेक्शन, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा, हल्का सा बस आपको कहूंगा, वहां पे एक रॉस पैरो थे, वो उन्होंने तीसरे कैंडिडेट के तौर पे बड़ी शोहरत हासिल की। वो नहीं कुछ भी कर सके। उनका 2 पार्टी सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है, वो नहीं हटते अपनी जगह से। अब भी वैसे बातें शुरू हो गई हैं कि 2 पार्टी सिस्टम से अलग होना है। सब अभी भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके, उसमें देखें कि 1968 में नहीं कराते उसको, नहीं कराते। अब पिछले इलेक्शन में जो बात कर रहे थे, वहां पे कोई मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा नहीं करवाता, नहीं वो नहीं करने देते, बंदे ला के, नहीं वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मीनारे पाकिस्तान नस्ल करना पड़ेगा। अब उसमें जो अमल पिछली दफा जब वो आपने बात की, वो वोटों की और वो पॉपुलर वोट की, तो उनके थे कि हिलरी के 48.2% थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब के 46.1% थे। लेकिन इलेक्टोरल वोट उनके 304 बने ट्रंप के, और हिलरी के 227 बने। और साथ उन्होंने लिखा फेथलेस इलेक्टोरल वोट्स। फेथलेस का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, जिनका कोई दीन मजहब ईमान नहीं है। हमारे कौन से फेथलेस हैं जी, यहाँ पे बता दें आप, कितने फेथलेस को आपको पकड़ लेंगे और कितना कुछ कर लेंगे। हम इसलिए खुश हो रहे हैं जी कि फलां पॉलिसी चेंज। देखें अफगानिस्तान का मामला जो है, आप एक बात फिर ज़हन में दोबारा दूसरी बात ये बिठा लें कि उनका जितना मफाद है ना अफगानिस्तान में अमेरिका का जाती, वो उस हद तक उसको रखेंगे। अगर उनका सिर्फ नंगरहार पे है तो वो नंगरहार पे अपनी फौज रखेंगे, काबुल में है तो काबुल में रखेंगे। अगर उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर किसी कोने में उनका मफाद है ना, तो वो उस कोने को सिक्योर करेंगे। उन्होंने उससे आगे नहीं जाना। उनको जैद दे दे, बकर दे दे, पाकिस्तान दे दें, उन्होंने पाकिस्तान को उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी उनकी जरूरत है। सही। जो बाइडन साहब का झुकाव जरूर होगा, लॉबी आपके हुसैन हक्कानी साहब, एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि भट्टी साहब ने बात की कोई भारत नवाज, कोई ईरान नवाज, अमेरिका नवाज, तो नवाज तो है ना जी फिर। तो नवाज के साथ वो रहते थे हुसैन हक्कानी साहब, तो मुझे बता दें कि अब नवाज को हम निकालेंगे कैसे। आप ये बात ज़हन में बिठा दें
अमेरिका जो होगा, जो बंदा जो भी सदर आता है या वाइस प्रेसिडेंट आता है, उनका स्पीकर आता है, जो भी आता है भट्टी साहब, वो अमेरिका का वफादार है। भट्टी साहब, नवाज हो और साथ में शरीफ भी हो, उसको तो फिर नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए ना, वो मुसीबत पड़ी हुई है कि वो करें क्या। वो कहते हैं वापस आओ, महंगाई किधर चली गई, हमने कोई बात ही नहीं देखी। हमने एक दूसरे पे अगले अब टाइम थोड़ा रह गया, बिल्कुल मैं बस एक दो बातें कर खत्म कर रहा हूँ कि हमने उस पर बात ही नहीं की। सवाल चना जवाब गंदुम, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं हम इलेक्शनों में। अब देखिए अमेरिका में इलेक्शन उन्होंने किस बात पे लड़ा कि जी अमेरिका के जो अपने मसाइल हैं उसके ऊपर इलेक्शन हुआ है वहां पे। सही। हमारे यहाँ पे क्या हुआ जी, अपोजिशन को तुम दे, अपोजिशन को पकड़ ले, अपोजिशन को टांग दूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ये काम नहीं होता वहां पे, और होने भी नहीं देना। उन्होंने, आपने जो पहले सेगमेंट में बात की कि जी नौजवान ये वो सारे, देखें नौजवान डेफिनेटली समझदार है, लेकिन वहां पे इस वक्त पॉपुलर वोट भी जो बाइडेन ने लिया और उसके साथ साथ इलेक्टोरल वोट भी वो लेके आए। सही। अब यहां से सिर्फ अंदाजा लगा लें कि उनका निजाम, उनका आज भी 1790 का निजाम उनका आज भी कायम और दायम है। ठीक है। वो टू पार्टी सिस्टम से नहीं निकलेंगे, सही। अपने मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो मुझसे मिले, वो आपसे मिले, हम दोनों से ना मिले, सैफ साहब से मिले, हम दोनों को छोड़ के वो सैफ साहब के साथ चले जाएंगे। सही। वो बड़े तेज लोग हैं। जो बाइडेन के साथ उसने एक हद तक पाकिस्तान को रखना है, ये सारे उनके भी वहां स्टंट्स तो वहां भी है ना, इलेक्शन स्टंट्स जो होते हैं, बिल्कुल ठीक। इनको मिला ले। उनको ट्रंप साहब हारे हैं तो अपनी वजह से, जो कि बिल्कुल करीब इलेक्शन से स्याह फार्म उनके खिलाफ हो गए, जो कि बहुत बड़े वोटर हैं। ब्लैक लाइव मैटर, ब्लैक लिव्स बेटर, वो उन्होंने किया नारा, ब्लैक लाइव्स मैटर। चले भट्टी साहब, चले गए। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, मियां सैफुर रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का, और जनाब ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब का भी, और मुमताज़ भट्टी साहब के भी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।